गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। सो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज और मैनेजमेंट है उसे हम देखेंगे। कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम डिजीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। पहले कहा जाता था कि डिजीज कंट्रोल हो जाती है, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप किसी भी जो डिजीज है उसको आप कंट्रोल कर लो, फुल्ली कंट्रोल कर लो। हाँ, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट हो सकता है लेकिन कंट्रोल नहीं हो सकता है। किसी भी पैथोजन का और किसी भी डिजीज को आप नहीं फुली कंट्रोल कर सकते, मैनेजमेंट कर सकते हो। मैनेजमेंट शुड बी, जो ये मैनेजमेंट है वो बेस्ड होता है जैसे प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग करना एक जो डैमेजेस है, लॉसेस है, जो ना उनको बिलो इकोनॉमिकल इंजरी लेवल से, ठीक है, बिलो इकोनॉमिकल इंजरी लेवल से उनको मेंटेन करना, दैट मस्ट बी दी मैनेजमेंट हियर। दी एसेंशियल एक्चुअली जो डिजीज मैनेजमेंट है वो इम्पैक्ट होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड से इम्पैक्ट करके फैक्टराइज्ड होती है। So different factories are there, and likewise, okay. So basically what had happened here कि जो हमने जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से क्या होता है कि ये पॉपुलेशंस जो है पैथोजन का और जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है, okay. So we have to keep it under check, okay, regularly, so it is unable to cause a noticeable damage to the crop. So it is if we are regularly check up, अगर हम कर रहे हैं, इस चीज को चेक कर रहे हैं, तो ये एक मतलब लार्ज अमाउंट पे जो डैमेजेस हुए थे, अभी हमने हिस्टोरिकल इम्पैक्ट्स हिस्टोरिकल देखी थी आपने कि एपिडेमिक्स वगैरह देखा था, जैसे फॉर एग्जांपल लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का हुआ था जो यूरोप आयरलैंड कंट्रीज में, यूरोप कंट्रीज में हुए थे, आयरलैंड में बेसिकली। और फिर उसके बाद हमने जो कॉफी रस्ट देखा था, जो हमने श्रीलंका में जो मेजरली कॉफी रस्ट हुआ था, जिसके वजह से प्लांट ही प्लांट पूरे वहां पे मतलब बहुत अफेक्ट पड़ा था। जैसे हमने जो मिल्ड्यू का अफेक्ट देखा था, जो पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यूज है, इनके अफेक्ट देखे थे हमने फ्रांस में, है ना। फ्रांस कंट्रीज में हमने देखा था। और हमारे यहाँ खुद इंडिया में भी जो डिजीज है, जो हमने ब्लास्ट वगैरह, राइस ब्लास्ट वगैरह देखे थे हमने, है ना। तो ब्राउन स्पॉट्स ऑफ राइस का देखा था हमने, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस आता है, राइस ब्लास्ट आता है, बहुत ज्यादा हमने देखा है अपने यहाँ पे भी। स्टेम रस्ट कॉज करता है, स्टेम रस्ट बहुत हार्मफुल डिजीज, मतलब स्टेम रस्ट भी एक बहुत अच्छे लेवल पे कॉज करता है डिजीज को। तो इन सब का, तो इन सबको हम अगर हम देखते हैं, अगर हम रेगुलरली इनका अंडर चेक करते हैं इनको, तो ये मतलब ये जो डैमेज है इतने लेवल तक नहीं हो पाता है, ठीक है, इतने लेवल तक नहीं हो पाएगा फिर। तो अब ये मैनेजमेंट है, अब मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, तो ये क्या करता है कि इट इज अ कन्वे अ कॉन्सेप्ट of a continuously process होता है in which it is based not only a principle of eradication तो नहीं होता है पैथोजन का, but mainly the principle of minimize करना उस डैमेज को, उस लॉस को below economical injury level तक, okay. So likewise, तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के? द प्लांट डिजीज आर द इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द लॉसेस, जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव लॉसेस होता है ना, उसकी वजह से हमें, ये है इम्पोर्टेंस। वाई क्वांटिटेटिव तो समझ में आता है कि बहुत लार्ज अमाउंट में आपको क्वांटिटी में आपका लॉस हो गया, लेकिन क्वालिटेटिव कैसे? क्वालिटेटिव इस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल में स्कैब्स डिजीज अराइज होती है, ठीक है, एप्पल स्कैब। तो एप्पल स्कैब से क्या हुआ? एप्पल स्कैब से हुआ कि जो एप्पल की जो क्वालिटी है ना, ऊपर से जो उसके ऊपर आपको सरफेस पे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उससे क्या होता है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो मार्केट में जब आप फार्मर उसको मार्केट में जब सेल करते हैं ना, तो उसकी क्वालिटी, बिकॉज उस एप्पल स्कैब्स की क्वालिटी की वजह से फ्रूट में इफेक्ट पड़ता है ना, तो फ्रूट में इफेक्ट पड़ता है, तो क्वालिटी उसकी बेकार होती है, तो क्वालिटी की वजह से मार्केट प्राइस भी अब उसका कम होगा। तो मार्केट प्राइस कम होगा, तो इससे क्या होता है कि ये लॉस होता है, ठीक है। अब जैसे कि सिट्रस कैंकर है,
ठीक है। इनसाइड तो आपको इतना मतलब ऐसे ऐसे अफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो ऊपर है, ऊपर से आपको एक कॉर्की टाइप का फॉर्मेशन दिखेगा सिट्रस में। ऊपर से जो फ्रूट है, फ्रूट में एक कॉर्की टाइप का अपीयरेंस आपको दिख जाएगा। तो उससे क्या होता है, उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब जब मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी, मतलब तो मार्केट वैल्यू क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपको क्वालिटी, वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। ठीक है। प्लांट डिजीज की वजह से इवन ये भी होता है कि जैसे फ्रूट है, आप एक नॉर्मल फ्रूट का जो शेप है उस शेप में ना आते हुए साइज स्मॉल साइज हो जाता है, इरेगुलर हो जाते हैं कभी कभी फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, शेप्स वगैरह में कि एक नॉर्मल शेप्स नहीं आता है, साइज छोटा होता है, छोटा बड़ा साइज होता है। तो इससे भी क्वालिटी अफेक्ट करती है। अब क्वांटिटेटिव तो आपको बताइए कि अगर क्वांटिटेटिव मतलब इतने एरिया से इतना आपको टन मिलना था, इतने हेक्टर से आपको इतना टन मिलना था, आपको उतना आपको ना मिलते हुए आपको उससे कम मिला, तो वो भी मतलब वो कॉज करता है कि लॉसेस वगैरह, ये भी क्वालिटेटिव चाहे क्वांटिटेटिव लॉसेस हो। लाइक अब लॉसेस में ऑकर एट अ टाइम बिटवीन सोइंग ऑफ द क्रॉप एंड कंज्यूमिंग ऑफ द प्रोड्यूस। अब क्या होता है, वो लॉसेस जो कि आपने क्रॉप को सो कर दिया, ठीक है, सोइंग हो गई, क्रॉप सोइंग हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई, एवरीथिंग वाज लाइक, अब आपके स्टोर पे क्रॉप है, ओके, स्टोर में अब आपका आ चुका है, रॉ मटेरियल्स आपके मतलब जो रॉ फूड मटेरियल्स है वो आपका स्टोर में आ गया है। अब कंज्यूमर तक पहुंचने तक, कंजम्पशन होने तक, ठीक है, उस प्रोड्यूस का कंजम्पशन होने तक के लिए वो जो बीच का जो टाइम होता है ना, वो वहां पे कितना लॉसेस हो रहा है। जैसे लॉसेस किस में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में, अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे भी जैसे जो फुल सीजन क्रॉप्स होती है, जैसे ठीक है वेजिटेबल्स वगैरह फॉर एग्जांपल, तो वेजिटेबल्स में क्या होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हो ना, तो वेजिटेबल कैसी होती है एकदम मतलब वो जो क्रॉप्स होती है तो वो कैसे हो जाती है, वो जल्दी से उनका जो इफेक्ट है, मतलब रिक्वायरमेंट है, जो इफेक्ट पड़ता है उनमें, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो नेचर है उनका, हाँ, तो जो इसमें इसमें क्या होता है कि जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स वगैरह है, तो इसमें क्या हो जाता है कि वो क्लाइमेटिक है या नॉन क्लाइमेटिक है। अगर जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल कि क्लाइमेटिक है, तो क्लाइमेटिक है तो इतना ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस मतलब इसका अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो नॉन क्लाइमेटिक है, ठीक है, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम टाइम में वो ना जल्दी से मतलब जो ये क्लाइमेटिक जो फ्रूट्स वगैरह है, तो ये क्या होता है क्लाइमेटिक जो फ्रूट्स वगैरह ये इनमें क्या होता है, इन इसमें कि ये बहुत जल्दी वो नहीं कर पाते, मतलब काफी टाइम तक नहीं रह पाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी खराब होने के चांस, मतलब बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, कि आपने देखा भी होगा कि काफी मतलब कम टाइम में ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। लाइक वाइज, ठीक है, क्लाइमेटिक ही नॉन क्लाइमेटिक है। और फिर उसके बाद जो लॉसेस है, तो जो losses may occur at a time between the sowing of the crop and the consumption of the produce के बीच का जो टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ना ऐसे जो स्टोरेज जब होता है ना, तो स्टोरेज के टाइम पे बॉटराइटिस की बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। बॉटराइटिस चाहे वो फील्ड से लेकर स्टोरेज तक हर जगह आपको बॉटराइटिस देखने के लिए मिल सकता है इजीली। तो लाइक वाइज, ठीक है, measures take place prevent the incidence of the diseases. It reduce the amount of inoculum that initiate and spread the disease, and finally वो minimize करते losses loss को caused by the disease are called management practices. The measures which take to prevent the incidence of the diseases, and it reduce the amount of inoculum that initiate the spread of the disease, and finally it minimize the losses of the disease, that are called management practices. So here we will come with the essential consideration of the plant disease management का हम essential consideration देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिकली पोटेंशियल क्या है डिजीज का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक प्लांट, ठीक है, जो हर एक जो ये प्लांट डिजीज है जो सिचुएशनली होती है टाइम और स्पेस का, ये जरूरी नहीं है कि ये इकोनॉमिकली डैमेज देते, ठीक है, जरूरी नहीं है ये कि इकोनॉमिकली डैमेज देते। एंड और फिर ये जरूरी भी नहीं इकोनॉमिकली डैमेज देते, तो हमें इतना ज्यादा अभी एक लेवल तक कंसिडरेशन आप नहीं वो कर सकते, मतलब ठीक है कि आप कंट्रोल मेजर्स आप इतना जरूरी भी नहीं है इनमें, लेकिन पोटेंशियल जो है ना प्लांट पैथोजन की और प्लांट डिजीज की एक स्पेसिफिक कंडीशन में जो कि कॉज करता है इकोनॉमिकली जो डैमेज कॉज करता है, वो हमें क्लियरली एस्टिमेट करना होगा, वो चीज, ठीक है, वो चीज हमें क्लियरली एस्टिमेट करनी होगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो इकोनॉमिकल जो थ्रेशोल्ड का, जो मैंने आपको अभी बताया था, इकोनॉमिकल जो थ्रेशोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना,
ये मतलब जो ये ग्रोअर्स है ना, इनको अच्छे से पता होना चाहिए, जो ग्रो कर रहे हैं इनको अच्छे से पता होना चाहिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा गया है कि जो ये पैरामीटर्स होते हैं ना, इन लोगों को नहीं पता होते हैं, ग्रोअर्स जो होते हैं इनको पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स नहीं पता होते। जैसे ठीक है, उनके फील्ड में ना कोई डिजीज आ गई, ठीक है, अब वो डिजीज में ना वो केमिकल्स वगैरह लेकर आए, केमिकल्स वगैरह स्प्रेड करने लग गए, या फिर उन्होंने प्लांट वगैरह को इतना वो कर दिया कि मतलब प्लांट को कट कर दिया, जो कि उनको इतना मतलब उस पूरे पैचेस को उन्होंने कट कर दिया जो कि इतना इफेक्टिव नहीं था, ठीक है, एज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ग्रोअर है बहुत टाइम क्या करता है, कई बार ऐसा भी देखा गया कि ये ना वेस्ट एफर्ट्स वगैरह लगा देते हैं, मतलब कुछ एफर्ट्स ऐसे लगाते हैं जो वेस्टलेस होते हैं, उनका रिक्वायरमेंट नहीं होता है लेकिन वो लगा देते हैं रिसोर्सेज, और जो सप्रेशन होता है वहां पे उन डिजीज का, जो कि बहुत कम, मतलब वो ना इतना ज्यादा वहां पे रिसोर्सेज लगा देते हैं, वहां पे सप्रेशन कर देते हैं उस डिजीज का, जो कि बहुत कम ही, लिटिल आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल था जिनका, ठीक है, उनका। अब जैसे कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बात करें, कुछ डिस्ट्रक्टिव डिजीजेज है जो डेवलप करती है इंटॉलरेंस लेवल को, ओके, जो इंटॉलरेंस लेवल को अफेक्ट करती है, और ये सप्रेस करती है कुछ ऐसे, इस पे भी यहाँ पे ना जो ऑब्जेक्टिव है ना जो डिजीज कंट्रोल का, वो हमें चेक करना होता है कि यहाँ पे जो रिडक्शन है डिजीज मैनेजमेंट का जो है, कि यहाँ पे हमें रिडक्शन हो रहा है इकोनॉमिकली गेन का, ठीक है, कि हमें ये चेक करते रहना होगा कि कहीं रिडक्शन तो नहीं हो रहा है इकोनॉमिकल गेन में जो हमें क्रॉप से मिल रही है, हम जो कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं वो कहीं फेल तो नहीं हो रहे हैं कि वो इंक्रीज कर दे रहे, वो मतलब प्रॉफिट लेने में वो फेल तो नहीं हो रहे हैं। तो ये ग्रोअर को ये सारी जो रिकमेंडेशंस है इनको चेक करते हुए, अपने बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को देखते हुए हमें चीजें करनी चाहिए, ओके। अब जैसे कि प्रोसेसर जो है डिजीज कंट्रोल का, तो डिजीज मैनेजमेंट का जो इंटरनल जो कंपोनेंट है जो क्रॉप प्रोडक्शंस का, ओके, तो वो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कि वहां पे क्या होता है कि जो प्रोसीजर है जो डिजीज कंट्रोल का शुड बी फिट इनटू अ जनरल शेड्यूल ऑपरेशंस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शंस में। अब जैसे क्या होता है कि मोस्टली जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है ना वो इन्फ्लुएंस करती है डिजीज के डेवलपमेंट में, बहुत सारी जैसी कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जैसे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते थे, वो हम मैनेज करते थे इकोसिस्टम को, और हम फेवर करते थे ग्रोथ ऑफ अ सिंगल प्लांट स्पीसीज का, ठीक है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम एक ही, मतलब हम फेवर एक ना मैनेजमेंट, एक तरीके से हमने एक ही इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और फेवर हो जाता था ग्रोथ प्लांट प्लांट जो सिंगल एक प्लांट स्पीसीज के लिए। अब ऐसी क्रॉपिंग और फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्रो सिस्टम होता है ना, वो डेवलप, वो क्या हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, जो एग्रो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है जहाँ पे आप इस तरीके की क्रॉपिंग या फार्मिंग कर रहे हो। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये ना एडॉप्शन होने वहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं, जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप वहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, इसका एडॉप्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये जो डिसीजन है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, आप डिसाइड करते हो कि चॉइस ऑफ क्रॉप कौन सी है, क्रॉप की वैरायटी, प्लांटिंग डेट और प्लांटिंग मटेरियल, फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड्स हो गया, और जैसे कि ना टिलेज के जो टाइप्स है, डिफरेंट डिफरेंट टिलेजेस आप यूज कर रहे हो वहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, मेथड ऑफ जो फ्रीक्वेंसी, इरिगेशन से, और कितना इरिगेशन देना है, रेनफीड है क्रॉप या इरिगेटेड क्रॉप से, हार्वेस्टिंग मेथड क्या है कि किस तरीके से आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, क्रॉप का स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है, और ये जितनी भी चीजें ना, ये सारी ना इन्फ्लुएंस करती है प्लांट डिजीज डेवलपमेंट को, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली ये डैमेजेस जो होते हैं इन सबको ये इन्फ्लुएंस करती है। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो प्लांट डिजीज डेवलपमेंट है ना, इसमें मतलब दो टाइप से इसको बेसिकली इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, कि पहला कि जो डिजीज मैनेजमेंट है कि वो ना एक तरीके से जो सक्सेसफुल कंसिडरेशन होता है पूरे जो स्टेजेस में क्रॉप के प्रोडक्शन में, ठीक है, और ये इफेक्टिव है कि डिजीज मैनेजमेंट में भी सीवियर हो सकता है, अप्रोचेस है इसके कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में ड्यूरिंग जो क्रॉप साइकिल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ग्रोअर है वो रिले कर रहा है सोले जो वीकली एप्लीकेशंस है फर्टिलाइजर का, वो सप्रेस करता है ये जो वीकली अगर आप वीकली आप दे रहे हो, एप्लीकेशंस कर रहे हो फंजीसाइड का, तो वो लेट ब्लाइट और पोटैटो को सप्रेस कर रहा है, ठीक है।
तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब जो डिजीज ना सप्रेस हो रही है, और ठीक है सप्रेस तो हो रही है डिजीज वगैरह, ठीक है, लेकिन वो इनएफिशिएंट है और इनएडिक्वेट है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स काफी महंगे आते हैं। अगर ग्रो उसको ग्रोअर को नहीं पता, मतलब एक तो फर्टिलाइजर महंगे आते हैं, अगर ग्रोअर को चीजें नहीं पता है तो इस तरीके से वो अप्लाई अगर करता रहेगा तो काफी उसको हार्म हो जाएगा, काफी जो लॉसेस है उसको लॉसेस देखने के लिए मिल जाएगा। फिर प्लस जो इरिगेशन पेस्टिसाइड से जो माइक्रो एनवायरमेंटल है, जो प्लांट को सस्टेनेबल फेवर करता है डिजीज के डेवलपमेंट के लिए, वो इवन जो आप अगर फंजीसाइड डालते भी जा रहे हो ना, वो फिर भी सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। और क्यों? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुअरली आप मैनेज कर रहे हो इन चीजों को, और ये फैक्टर मे नॉट फेवर, ठीक है, कि डिजीज के डेवलपमेंट में ये फेवर बिल्कुल भी नहीं करता है। और वीकली जो फंजीसाइड एप्लीकेशन है ना, वो रिक्वायर्ड भी नहीं है एक्चुअली, पता है, मतलब अगर आप प्रॉपरली मैनेजमेंट वगैरह आपका चलते रहेगा ना, आप मैनेज करोगे ना चीजों को, तो ये वीकली जो आप फंजीसाइड का एप्लीकेशन दे रहे हो वो रिक्वायर्ड नहीं होती है उस टाइम में, उसकी जरूरत नहीं होती। मतलब व्हाट इट मीन्स कि लाइक इफ यू वांट टू लाइक अगर आप न्यूट्रिशन जो होता है, अगर प्राइमरी स्टेज में आप अगर नहीं दे रहे हो, जो प्लांट एकदम ग्रो हो चुका है ना, आप यू आर गिविंग, इट वाज लाइक कि प्राइमरी स्टेज में कुछ न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, अगर आप उस स्टेज में उस चीज को नहीं प्रोड्यूस कर नहीं दे रहे तो एट द एंड बड़े होने में फिर वो उतना इफेक्टिव हेल्दी नहीं हो पाता ना, प्लांट नहीं हो पाती वो चीजें। तो लाइकवाइज जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं कि एक होस्ट जेनोटाइपिक है और उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है कल्चरल प्रैक्टिसेस में, और वो सेवरल पैथोजेंस के अगेंस्ट, तो यहाँ पर डिजीज डेवलपमेंट एक तरीके का ना बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है, ठीक है। और जैसे डिजीज मैनेजमेंट है जो एक लार्ज एरिया को कवर करता है, डिजीज मैनेजमेंट कैन नॉट बी इफेक्टिव इन आइसोलेशन, और ये सक्सेसफुल है मैनेजमेंट करना, प्लानिंग को एडॉप्शन करना ओवर अ लार्ज कंटिन्यूस एरियाज में, ये नेसेसरी है, ओके। और इफ अगर ग्रोअर है इस एरिया में, वो फॉलो करता है रिकमेंडेशन प्रैक्टिसेस को, डिजीज मैनेजमेंट को, उसका क्रॉप जो नेबरिंग ग्रोअर जो निग्लेक्ट करता है इफेक्ट को, पर्टिकुलरली जो ट्रीटमेंट होता है वो नलिफाइड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो हाई डिजीज प्रेशर्स है ना, इनोकुलम्स वगैरह इस नेबरिंग फील्ड में, ये अवॉइड करता है। और जो स्प्रेइंग होता है फंजीसाइड का, ये एक लार्ज एरियाज में ये एक कह सकते हो कि जो कंट्रोल मेजर्स है वो अडॉप्ट किया गया जाता है ऑपरेटिव बायस से लार्ज एरियाज में, ठीक है। और ये रिड्यूस करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशंस को, जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, इंक्रीजेस करता है चांसेस ऑफ सक्सेसफुल जो कंट्रोल मेजर्स वगैरह है, इनके चांसेस को वो इंक्रीज करता है। और जो चांस ऑफ सक्सेसफुल ऑफ जो डिजीज मैनेजमेंट का है, इट विल बी बेटर। और जो कॉस्ट है जो कंट्रोल का है वो रिड्यूस हो जाता है इन सारी चीजों से। अवॉइड करते हैं मेथड ऑफ स्प्रेइंग फंजीसाइड ऑन दी स्टैंडिंग क्रॉप एंड शुड बी फॉलो एक कोऑपरेटिव बायस को फॉलो करते हैं वो लोग, ठीक है। फिर नॉलेज एस्पेक्ट ऑफ डिजीज डेवलपमेंट और एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव इकोनॉमिकल कंट्रोल के लिए, ओके। फिर इंफॉर्मेशंस इन नीडेड इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट: कॉज ऑफ डिजीज, मोड ऑफ सर्वाइवल, डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन, होस्ट का पैरासाइटिक रिलेशनशिप्स। अब जैसे डिजीज मैनेजमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन पैथोजेनेसिस और प्लांट में, स्प्रेड ऑफ प्लांट पॉपुलेशंस और spreading in plant populations, or prevention of disease dependent on the management of primary inoculum। फिर इंटीग्रेशन होना डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस का डिजीज मैनेजमेंट के लिए, ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेबल होता है। जैसे कि डिजीज मैनेजमेंट और टाइमली जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे स्पेशलाइज जो फीचर्स होते हैं प्लांट डिजीज की, जैसे स्पेशली एनिमल फील्ड क्रॉप्स हो गई डिजीज की, वो रिकॉग्नाइज की जाती है और वो डैमेज होता है ऑलरेडी जो टेक प्लेस हो रहा है। जैसे प्लांट ना मतलब अपने आप मतलब फॉर्मेट सीक नहीं हो पाता, सीकनेस प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो वहां पे क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली क्या होता है कि दे ऑल्सो हैव द सिस्टम ऑफ टिश्यू रिजुवनाइजेशन प्लांट में। जैसे हमारे बॉडी में होता है वैसे प्लांट में भी होता है कि टिश्यू रिजुवनाइजेशन सिस्टम होता है। सॉरी, प्लांट में टिश्यू रिजुवनाइजेशन सिस्टम नहीं होता जैसे हमारे में होता है ना, ह्यूमंस में होता है कि हम हमारी बॉडी फिर से रिजुवनाइज कर लेती है टिश्यूज को। तो लेकिन ऐसी चीज ना प्लांट में नहीं होता है, ठीक है। और प्लांट में जो डिजीज मैनेजमेंट है मोस्टली जो प्रोसेसेस है प्रिवेंटिव रेदर देन क्यूरेटिव।
हम प्रिवेंटिव को ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन क्यूरेटिव। और जो ये टाइम है जो ट्रीटमेंट का एप्लीकेशन में वाइटल चेक करता है डिजीज के डेवलपमेंट में, ठीक है। जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रोसेस हमें वी शुड हैव टू बी फॉलो दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस। लाइक जो डिजीज मैनेजमेंट है, प्लानिंग है क्रॉप का, जैसे मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था जो ये मैंने आपको टाइम वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह का बताया था ना कि स्पेशल जो फीचर्स है प्लांट डिजीज का, स्पेशली एनुअल क्रॉप्स में। तो उसमें क्या होता है कि जो डिजीज है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है और वो डैमेज है वो ऑलरेडी टेक प्लेस होने का होता है, वो इजीली इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब जो डिजीज मैनेजमेंट है, प्लानिंग आप किस तरीके से कर रहे हो, प्लानिंग और प्लॉटिंग जो होती है क्रॉप्स में। तो मैनेजमेंट जो है ना, प्लानिंग जो अगेंस्ट होता है, बहुत सारे मेजर डिजीज के अगेंस्ट आप प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि वीट हो गया, लेड ब्लाइट हो गया, पोटैटो। यहाँ पे क्या होता है कि आपको डायरेक्टली अगेंस्ट आप कर रहे हो बगैर बगैर मतलब एक विदाउट टेकिंग मतलब कंसिडरेशन करके आप अदर डिजीज ऑफ क्रॉप्स के अगेंस्ट। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट है क्रॉप का, तो ये वेल नीड प्लान के थ्रू आपका होता है, ठीक है। ये वेरी करता है सिग्निफिकेंस और ये टेक करता है कंसिडरेशन साइमल्टेनियसली। ऑब्वियसली जो सेकेंड अप्रोच है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा, ठीक है। कि वैल्यूएबल है ग्रोवर के लिए, और इसका जो प्रोडक्टिविटी है इस क्रॉप्स की इंक्रीज होती है। और देयरफॉर ये प्लान है कि ये प्रोवाइड करते हैं सेफ गार्ड अगेंस्ट ऑल द पॉसिबल डिजीज थ्रेटन्ड बाय लाइक दिस ऑकर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ओके। सो द प्रिंसिपल्स जो था ना प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में कि आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोचेस यूज किए गए हमने, जैसे एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन, इम्यूनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ठीक है। इसमें बाद में इन्होंने दो और प्रिंसिपल्स जोड़े, अवॉइडेशन और थेरेपी। तो अब हम पढ़ेंगे कि अवॉइडेंस क्या है। जनरल प्रिंसिपल्स जो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का अवॉइडेंस है, तो अवॉइडेंस के अब हम बारे में पढ़ेंगे। तो अवॉइडेंस में क्या होता है कि अवॉइड किया जाता है डिजीज को बाय प्लांटिंग ऑफ द टाइम्स व्हेन और इन एन एरिया वेयर जहां पे इनोकुलम इज इनइफेक्टिव और ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन और द रेयर और एब्सेंस, ठीक है। आप उन उन जगहों पे मतलब जैसे कि इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप अवॉइडिंग कर रहे हैं उन डिजीज को प्लांटिंग टाइम को उस एरियाज में, उन वहां पे जहाँ पे इनोकुलम एब्सेंट है और इनइफेक्टिव है एनवायरमेंटल कंडीशन की तरफ से। और ये एक ना मेजर एम है कि इनेबल करता है होस्ट को, ओके। होस्ट को ये इनेबल करता है टू अवॉइड कि एक कांटेक्ट विद द पैथोजन, और ये एंश्योर करता है कि ससेप्टेबल स्टेज जो प्लांट में है वो कोइंसाइड नहीं करें। मैंने आपको बताया था ना स्टेज के बारे में कि जब सीडलिंग स्टेज में, और आपको अगर आप सीडलिंग स्टेज में है प्लांट, और सीडलिंग स्टेज में कई पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो सीडलिंग स्टेज में बहुत जल्दी इफेक्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू मैच्योर। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो ना कांटेक्ट है, पैथोजन का कांटेक्ट, और जो ससेप्टेबल स्टेज होता है प्लांट का, ठीक है, सेट्स ससेप्टेबल स्टेज जो प्लांट का है और जो कांटेक्ट है पैथोजन का, वो कोइंसाइड नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर वो कोइंसाइड नहीं करते हैं फेवरेबल कंडीशन में भी, ठीक है, वो कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। ये हमें मेन एम होता है यहाँ पे अवॉइडेंस में, अवॉइड करना है हमें उन चीजों को। फिर मेन प्रैक्टिसेस है, जैसे कि अवॉइडेंस में जो मेन प्रैक्टिसेस है, जो कि आप ना आप ये चॉइसेस पे कि ये जोग्राफिकल एरियाज है, इन इनमें यहाँ पे सिलेक्शन करना फील्ड का, चॉइसेस ऑफ सोइंग की प्लांटिंग टाइम, सोइंग टाइम का सिलेक्शन करना, सीड का, प्लांटिंग मटेरियल का, शॉर्ट ड्यूरेशंस या डिजीज कैपिंग वैरायटीज को लेना, मॉडिफिकेशन करना एग्रोनॉमिकल कल्चर प्रैक्टिसेस को, और पोटैटो कल्टीवेशन जैसे एग्रोनॉमिकल जो कल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह है, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को करना। और बेसिकली ना जैसे वीट रस्ट वगैरह हो गया, आपको पता है कि वीट रस्ट में जैसे वीट रस्ट हो गया, और पी में पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह हो गया। तो पी में क्या होता है एक्चुअली बेसिकली अर्ली क्रॉप ली जाती है, कि पाउडरी मिल्ड्यू का आने का समय के टाइम से पहले अर्ली क्रॉप ली जाती है, ताकि पाउडरी मिल्ड्यू जब तक के आए तो तब तक क्रॉप आपकी मैच्योर हो चुकी हो, क्रॉप एक्चुअली क्रॉप ससेप्टेबल स्टेज से निकल चुकी हो, कि जहाँ जिस स्टेज में सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा था वो स्टेज आप निकल चुकी है। तो अब
प्लांट को अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीज होती है एक्चुअली अवॉइडेंस करने की। जैसे कि पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो का जो कल्टीवेशन है हायर अल्टीट्यूड में, वो रिलेटिवली बेसिकली क्या होता है, वायरस से फ्री होता है। जो हायर अल्टीट्यूड में पोटैटो को आप कल्टीवेशन करते हो तो वायरस से फ्री होता है। और जो एनवायरमेंट अगर कंडीशन प्रिवेलिंग कर रहा है तो वो परमिट भी नहीं करता है कि बिल्ड अप करने के लिए वेक्टर पॉपुलेशंस को। वैसे ही अर्ली जो प्लांटिंग है पोटैटो की, वीट की, इंडो गंगेटिक जो प्लेन है ना हमारा, जो प्लेन्स का इंडो गंगेटिक प्लेन एरिया है, वहां पे लेट ब्लाइट और स्टेम रस्ट, जो जैसे पोटैटो से जो लेट ब्लाइट हो रहा है, वीट से जो स्टेम रस्ट हो रहा है, वहां पे आपको एस्केप मिलेगी वो चीज अगर आप अर्ली प्लांटिंग करते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ये जो प्लेन्स के एरियाज है ना, इंडो गंगेटिक एरियाज, अगर आप यहाँ पे अर्ली प्लांटिंग करते हो तो अर्ली प्लांटिंग ऑफ व्हाट, अर्ली प्लांटिंग ऑफ वीट जिसमें स्टेम रस्ट आता है, पोटैटो जिनमें लेट ब्लाइट आता है, अगर आप अर्ली प्लांटिंग कर देते हो, अवॉइड कर देते हो, तो पैथोजन के आने के बाद भी आपका जो प्लांट है उसको इतना अफेक्ट, उसको अफेक्ट बहुत माइनर पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का। नेक्स्ट वन है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन में क्या होता है कि प्रिवेंटिंग करता है, इसका बेसिकली मतलब है कि प्रिवेंटिंग करना है इनोकुलम को, कि वो एंट्री करे, ठीक है, एंट्री करे और स्टैब्लिशमेंट करे इसमें फील्ड में या उस एरिया में जहाँ पे वो वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, उस एरिया में। जैसे कि कैसे करेंगे आप एक्सक्लूजन, जैसे समझ लो मैंने आपको बताया था ना, बहुत फेमस एग्जांपल है दार्जिलिंग में जो वॉट है, दार्जिलिंग में जो वॉट ऑकर होता है पोटैटो में, पोटैटो वॉट जो दार्जिलिंग में, तो वहाँ पे अब जैसे आपको पता है कि दार्जिलिंग एरिया में पोटैटो वॉट बहुत फेमस है और वहाँ पे रहता ही है, एंडेमिक है, वो रहता ही है वहाँ पे। तो अब आप क्या करोगे, वहां से आप ऐसे ट्यूबर्स नहीं लाओगे कि ताकि आप कहीं और एरिया में भी आपको स्प्रेड कर लो, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या होता है, एक्सक्लूजन के लिए सीड सर्टिफिकेशन होते हैं, क्रॉप इंस्पेक्शन होता है, इरेडिकेशन करते हैं हम इनोकुलम का, वेक्टर्स का, इंसेक्ट वेक्टर का। जैसे जो यूएसए में जब एक बार जब यूएसए में बहुत मतलब जो रस्ट, वीट रस्ट की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ा था क्रॉप को, क्रॉप की क्रॉप डैमेज हुई थी, उन्होंने क्या किया था, पूरा जो बार्ले की जो बेरी बेरी है ना, तो बेरी बेरी इसमें इन्होंने क्या किया था कि प्लांट जो बेरीज प्लांट थे, जो बारबेरी के प्लांट थे, सॉरी, जो बारबेरी के जो प्लांट थे, उन्होंने उन्होंने क्या किया था, पूरी बारबेरी के प्लांट्स को उन्होंने जितना भी एरिया में, लार्ज एरिया में, तो उनको सबको कट कर दिया था कि ताकि पैथोजन की साइकिल ही कंप्लीट ना हो, और पैथोजन की अगर साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो डिजीज स्प्रेड नहीं हो पाएगा, लाइक। तो इस तरीके से इरेडिकेशन कर देते हैं वो, कि इनोकुलम का ही पूरा इरेडिकेशन हो जाता है, कि इनोकुलम को इरेडिकेशन करना। इंसेक्ट का, इंसेक्ट वेक्टर पे, इंसेक्ट वेक्टर मोस्टली डिजीज स्प्रेड करते हैं, तो इंसेक्ट वेक्टर का इरेडिकेशन करना। और क्वांटिटेटिव मेजर्स लेते हैं वो कुछ, बाय प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस लाइक वाइज, ठीक है। तो इस तरीके से अब फिर बेसिकली जो इंक्लूजन ऑफ इनोकुलम में क्या होता है, हम प्रिवेंट करते हैं इनोकुलम को एंट्री करना और एक अपने आप को स्टैब्लिश करना उस पर्टिकुलरली लोकेलिटी में, उस पर्टिकुलरली ज्योग्राफिकल एरिया में जहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, जहाँ पे उसका एग्जिस्टेंट ही नहीं है, वहां पे उसको आने से रोकना, ये होता है एक्सक्लूजन ऑफ इनोकुलम। फिर इरेडिकेशन। अब इरेडिकेशन आती है कि इरेडिकेशन आप कैसे करोगे, तो इरेडिकेशन ये एक ना प्रोसेस होता है जहाँ पे आप रिड्यूस करते हो, इनएक्टिवेट करते हो, एलिमिनेट करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो किस चीज का, इनोकुलम का, उस सोर्स पे। आइदर आप या तो उस रीजन में करोगे, ठीक है, फ्रॉम इंडिविजुअल प्लांट से इन विच दे ऑलरेडी एस्टैब्लिश, ठीक है, इन द टर्म ऑफ इरेडिकेशन आप प्लांट को पूरा उखाड़ के आप फेंक देते हो, ठीक है, प्लांट को पूरा उखाड़ के आप फेंक देते हो। तो इस तरीके से आप या तो आप कर सकते हो, या तो इरेडिकेशन कर सकते हो, उसको एलिमिनेट करना पैथोजन को इन्फेस्टेड एरिया से, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व करना, कंसिडरेशन करना, ठीक है। जैसे कि एक बहुत मतलब फेमस एक वो है एग्जांपल है कि इरेडिकेशन किया गया था, जो सिट्रस कैंकर है, मैंने आपको बताया था ज़ेंटोमोनास एक्सेनोपोडिस। तो जो सिट्रस कैंकर है ज़ेंटोमोनास एक्सेनोपोडिस, तो यूएसए में क्या होता है, 19 आई थिंक सो 1928, हाँ 1928 से लेके 1935 के बीच में ऐसे अराउंड ना,
उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरा इरेडिकेट कर दिया था। उन्होंने क्या किया था कि अराउंड 4 मिलियंस ऑफ जो 3 to 4 मिलियन जो सिट्रस के ट्रीज है उन्होंने कट कर दिए थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बर्न कर दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनको अराउंड बहुत लॉस हुआ, यानी कि अराउंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको, जैसे 2.5 to 4 मिलियंस ऑफ डॉलर का उनको लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने क्यों इरेडिकेट करने के लिए उस पैथोजन को। और इससे क्या होता है, हमने इस तरीके से इरेडिकेट किया। ये प्रैक्टिसेस इनवेरिएबल थी, ठीक है, ये प्रैक्टिसेस इनवेरिएबल थी। वो अ, मतलब इनोकुलम को इरेडिकेट करने की, इनोकुलम को, क्योंकि इंक्लूडिंग जो इरेडिकेशन से क्या होता था कि अल्टरनेट और कोलेटरल होस्ट तो है ही, है ना, अल्टरनेट और कोलेटरल होस्ट तो है ही उसमें। तो क्रॉप इसमें क्या था, अल्टरनेट और कोलेटरल होस्ट, क्रॉप रोटेशंस, फील्ड सैनिटेशन, सीड्स और केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट मटेरियल्स और सॉइल बायोलॉजिकल कंट्रोल एक्सेट्रा, ये प्रैक्टिसेस अचीव की जाती है एराडिकेशन में बेसिकली, पता है। तो इस तरीके से फिर प्रोटेक्शंस, प्रोटेक्शंस में क्या होता है कि प्रिवेंट करते हैं हम इन्फेक्शंस को उस एरिया में, कोर्ट में, अगेंस्ट इनोकुलम और बहुत सारे जो फास्ट स्प्रेडिंग जो इन्फेक्शंस है ना पैथोजन का, तो उनको स्प्रेड ना होने देने से प्रोटेक्शन हम करते हैं। अब प्रोटेक्शन हम कैसे करेंगे, प्रोटेक्शन हम करेंगे जैसे विंड नेबरिंग फील्ड है, ठीक है, विंड नेबरिंग फील्ड है, तो जैसे कुछ डिस्टेंस में प्लेस ऑफ सर्वाइवल है जो, उनसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्रिंसिपल से जो अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो आप प्रिवेंट करते हो कांटेक्ट होना होस्ट का पैथोजन के साथ। तो वहाँ पे आप ना डेवलपमेंट करते हो, उन चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करते हो जो कि पैथोजन का कांटेक्ट ना हो पाए होस्ट से, ठीक है। तो इसके लिए जैसे क्या होता है कि आप टॉक्सिन केमिकल्स को यूज करते हो जो कि बैरियर के जैसे एक्ट करता है बिटवीन दी सरफेस और इनोकुलम के बीच में, ठीक है। मेथड ऑफ एम्प्लॉयड जैसे अचीव करना, जैसे केमिकल स्प्रे हो गया, डस्ट हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके करना, मॉडिफिकेशन ऑफ होस्ट का न्यूट्रिशन को मॉडिफाई कर देते हो, ठीक है। इस तरीके से आप क्रिएट करते हो ताकि पैथोजन का होस्ट के साथ कोई कांटेक्ट ना हो। ये होते हैं, ये चीजें आती है प्रोटेक्शन में। फिर आता है कि डिजीज रेजिस्टेंस, जिसको हम इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। तो इनका इनमें कि आप किस तरीके से डिजीज रेजिस्टेंस वगैरह करते हैं, प्रिवेंटिंग करना इन्फेक्शंस को बाय इंड्यूसिंग करना, इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शंस बाय मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट करके होस्ट इम्प्रूवमेंट करना डिजीज का, जेनेटिकली मैनिपुलेशन करना, केमिकल थेरेपीज वगैरह, जैसे होस्ट रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। तो होस्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हम मैकेनिकली हम लोग मतलब ऑलरेडी उसमें इनबिल्ड कर देते हैं प्लांट में, ठीक है, कि वो पैथोजन का इसमें प्लांट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, हम इनबिल्डली उसकी चीजों को इंक्रीज कर देते हैं प्लांट पे, ठीक है, कि उस चीज का आपके प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कई क्रॉप्स होती है, जैसे ना कई ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप होती है, ठीक है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप होती है, तो अगर उनको पानी नहीं मिला फिर भी वो लाइक वो फिर भी सर्वाइव कर लेती है, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप से इनबिल्ड उनमें कैपेसिटी डेवलप होती है। तो इनबिल्ड आप होस्ट रेजिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। जो मेंटल लॉज है, जैसे उन्होंने बताया था कि इनहेरिटेंस और डेवलपमेंट जो नहीं होता है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स का, ये हेल्प करता है डेवलपिंग क्रॉप वेराइटीज को, और रेजिस्टेंस होता है स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट जो ग्रुप ऑफ पैथोजेंस है, जिसे क्लासिफाइड करता है ब्रीडिंग टेक्निक को, इंक्लूडिंग सिलेक्शन, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से लाइकवाइज, ठीक है, डेवलपमेंट होता है कल्टीवार्स का, ये इंपॉर्टेंट है क्रॉप्स के लिए। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरी आप यूज करते हो उसमें ट्रीटमेंट में इम्पैक्ट करने के लिए होस्ट प्लांट को, और अटेम्प्ट करते हो केस ऑफ इनोकुलम इम्पॉर्टेंट होता है हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में, जैसे है ना। तो इस तरीके से आप क्यूरेटिव प्रोसेसेस वगैरह लेते हो थेरेपी में से आप। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इस तरीके से होता है कि जहाँ पे आप रिड्यूस करते हो क्रॉप डैमेजेस को, ओके। फिर अवॉइडेंस ऑफ द पैथोजन, तो अब क्या होता है कि आप अवॉइड करते हो, मैंने आपको बताया था अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन कर रहे हो, और ये मेथड इसमें एम होता है कि अवॉइडिंग करना कांटेक्ट बिटवीन पैथोजन और ससेप्टेबल हेज जो स्टेज है क्रॉप का। फिर
कौन सा बहुत ज्यादा जो भी ससेप्टेबल स्टेज होता है क्रॉप का, उसमें उस पैथोजन का कांटेक्ट को आप अवॉइड करते हो अवॉइडेंस में। और ये अचीव किया जाता है एक प्रॉपर सिलेक्शन होना, जोग्राफिकल एरिया का आप सिलेक्ट कर रहे हो, एक प्रॉपर सिलेक्शन करना फील्ड का, जोग्राफिकल का एरिया का सिलेक्ट कर रहे हो, फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें से भी एडजस्टमेंट कर रहे हो आप टाइम ऑफ सोइंग को, अर्ली क्रॉप में, लेट क्रॉप, ठीक है, ये इस तरीके का टाइम एडजस्ट कर रहे हो, डिजीज एस्केपिंग वैरायटीज आप यूज कर रहे हो, उन वैरायटीज को प्रॉपर सिलेक्शन कर रहे हो, सीड का मटेरियल्स का, सीड और मटेरियल्स का प्रॉपर एक तरीके से सिलेक्शन कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है बेसिकली जो डिजीज है वो वेजिटेटिव स्प्रेड्स, वेजिटेटिव पार्ट से ज्यादा स्प्रेड होती है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि कुछ इसमें आप वेजिटेटिव पार्ट ना लेते हो, आप डायरेक्ट सीड्स लेकर ग्रो कर रहे हो, सीड में चांसेस कम होते हैं डिजीज स्प्रेड करने की सीड से, ठीक है, सीड से स्प्रेड होने वाली डिजीज बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव प्लांटिंग मटेरियल से के कंपेयर में। फिर प्रॉपर सिलेक्शन कैसे कर रहे हो आप ज्योग्राफिकल एरिया का, कि बहुत सारे जो फंगल बैक्टीरिया डिजीज है जो कि बहुत ज्यादा सीवियर है, कहाँ पे, जो वेट एरियाज है, ड्राई एरियाज है, उन एरियाज में, जैसे वेट एरियाज में कौन से डिजीज जैसे फ्यूजेरियम वगैरह हो गया, और जो बेसिकली उन जैसे विल्ट हो गया, ठीक है। तो विल्टिंग वगैरह, जो विल्ट वगैरह वाली जो डिजीज हो गई, तो विल्ट डिजीज क्या होती है कि विल्ट डिजीज ना ज्यादा अफेक्टिव होती है उन एरियाज में, कि आपको काफी मतलब बिल्डिंग आपको ना वेट एरियाज में आपको बहुत ज्यादा बिल्डिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब क्या होता है कि आप फंगल बैक्टीरियल डिजीज वगैरह आप उन प्रॉपर एरिया का ना सिलेक्शंस कर रहे हो, ठीक है, आपको पता चल गया है कि ये एरिया में डिजीज ज्यादा होती है, तो आप उन एरियाज का आप अच्छे से सिलेक्शंस कर रहे हो कि इन एरियाज में हमें ये चीजें अवॉइड कर रहे हो इन चीजों को ग्रो करने में, ठीक है। अब जैसे ड्राई एरियाज है, ड्राई एरियाज में मैंने आपको बताया था कि पाउडरी मिल्ड्यू ज्यादा होती है, तो अब जब ड्राई एरियाज में पाउडरी मिल्ड्यू ज्यादा आती है तो आप उन एरियाज में वो क्रॉप आप यूज ही नहीं करोगे कि जिनमें पाउडरी मिल्ड्यू का इफेक्ट ज्यादा होता है, इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है पाउडरी मिल्ड्यू का, तो उन जगहों पे आप वो चीज नहीं करोगे। तो लाइकवाइज इस तरीके से फिर आप कल्टीवेशन, और जैसे कल्टीवेशन ऑफ बाजरा है वेट एरियाज में, ठीक है, प्रॉफिटेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें जो डिजीज है ना, स्पॉट, जो टोलिप्सोस्पेरिया पेनिसिलेरिया और अल्ब्रॉट, जो क्लेवी सेपे माइक्रोसेफेला, ये ज्यादा कॉज करती है, ठीक है। तो ये कॉज करती है, और फिर इससे क्या होता है कि वेट वेट एरिया में, तो आप वेट एरिया की जगह आप इसे जो ड्राई एरियाज है वहां अगर आप ग्रो करते हैं तो आपके क्रॉप पे ये डिजीज नहीं आएगी, ठीक है। तो लाइक वाइज कि अ, जो बाजरा क्रॉप्स है ये प्रॉफिटेबल नहीं है कि आप इसे इन एरियाज में आप अगर आप ग्रो करते हो। फिर प्रॉपर सिलेक्शन, फील्ड का आप प्रॉपर सिलेक्शन करते हो, कि आप देखते हो कि आप बहुत सारी जो डिजीज है स्पेशली जो सॉइल बॉर्न डिजीजेस है, ठीक है, तो सॉइल बॉर्न डिजीजेस अगर आप देखते हो कि ये फील्ड में ये डिजीज कभी पहले ऑकर तो नहीं हुई है, अगर ऑकर हुई है क्योंकि कई ऐसे पैथोजेंस होते हैं कि जो कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया में बताया था कि जो वेट एरियाज है, तो वेट एरियाज में कुछ वेट एरियाज रीजन, जो वर्टिसिलियम का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वर्टिसिलियम जैसे वेट एरियाज को, वर्टिसिलियम को कूलर रीजन में बहुत जल्दी ग्रो करता है, ऐसे फंगल डिजीज है। जैसे फ्यूजेरियम में मैंने आपको बताया था कि वार्म रीजन होता है, तो वार्म रीजन के लिए फ्यूजेरियम होता है लाइकवाइज ना। तो इसमें भी कि कई बार क्या होता है कि कई ऐसे पैथोजेंस हैं जो डोमिनेंट रहते हैं, सॉइल में पड़े पड़े रहते हैं, ठीक है। अब उनको जब वो फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है और उनका ससेप्टेबल वो क्रॉप मिल जाती है, उनको जो होस्ट उनको चाहिए वो होस्ट उनको मिल जाता है, तो वो अगेन डिजीज कॉज करते हैं। तो इसीलिए आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना होगा उस फील्ड का, और राइज करना होगा अपने एक पर्टिकुलर क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, मतलब आपको क्रॉप रोटेशन टाइप का जो होता है। तो अगर आप ऐसे करते हो, जैसे अगर आप राइस करते हो एक ही क्रॉप को, अगर ईयर हर साल, ठीक है, एक ही क्रॉप को अगर आप ग्रो कर रहे हो हर साल, तो उससे क्या हो जाता है ना, सॉइल ना सिक हो जाती है, मतलब सॉइल से आप न्यूट्रिशन लेते जा रहे हो लेते जा रहे हो, वही 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 क्रॉप ग्रो कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि जो डिजीज इंसिडेंस सीवियरिटी है ये बहुत ज्यादा हो जाती है,
इसमें इन डिजीज इंसिडेंट और सीवियरिटी आने के चांसेस ना बहुत हद तक रहते हैं। तो काफी, तो क्या होता है कि काफी हद तक तो जो चीजें हैं वो आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फिर प्रॉपर जो सिलेक्शंस वगैरह, फिर क्या होता है कि जैसे विल्ट है, विल्ट रेड ग्राम है, जो लेट लाइट ऑफ पोटैटो है, पेट्रोफ्रेम्पेस्टान, ईयर ग्रीन ऑफ बाजरा, स्क्लेरोस्पोरा, ग्रामिनिकोला एक्सेट्रा, अगर अब वही वही क्रॉप हर साल आप उसी फील्ड पे ग्रो कर रहे हो तो आपके डिजीज, आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं डिजीज इंसिडेंट सीवियरिटी के लिए, ठीक है। फिर टाइम ऑफ सोइंग, टाइम ऑफ सोइंग भी बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कि जनरली जो पैथोजन है वो इट एबल टू इन्फेक्ट द ससेप्टेबल प्लांट्स अंडर अ सर्टेन एनवायरमेंट कंडीशन दे रिक्वायर्ड, ठीक है। सर्टेन एनवायरमेंट कंडीशन को रिक्वायर्ड करते हैं कि आपको जब आप वही कंडीशन एनवायरमेंट कंडीशन देते हो तो पैथोजन इजीली दे कैन गेट affected infect the plant, okay. Alteration of the date of sowing can helps in avoidance of the favorable conditions to the plant. अगर आप अल्टरनेट डेट ऑफ सोइंग कर रखते हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आप अवॉइड कर रहे हैं फेवरेबल कंडीशंस देने का किसको, पैथोजन को, ओके। टाइमिंग डेट ऑफ सोइंग का मतलब होता है टाइमिंग वगैरह, जैसे फर्स्ट फोर्टनाइट जो होता है अक्टूबर को, जैसे फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर है या सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर है, कुछ क्रॉप्स जो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर में आप लगाओ या सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर में आप लगाते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मस्टर्ड वगैरह क्रॉप होगी तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर में अगर आप इसको सोइंग कर देते हो तो मस्टर्ड में जो पाउडर विल्डू डिजीज है बहुत ज़्यादा जो अफेक्ट करता है मस्टर्ड की पॉड को, उसमें मस्टर्ड में ऑयल कंटेंट डिक्रीज करता है तो वो आपको इजीली आपको वो चांसेस कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ससेप्टेबल स्टेज जो है वो निकल जाती है। अब ससेप्टेबल स्टेज निकल जाती है तो वो हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। तो लाइकवाइज आप अवॉइड कर सकते हो फेवरेबल कंडीशंस पैथोजन का। राइजोक्टोनिया जो है रूट रॉट ऑफ रेड ग्राम है, बहुत ज्यादा मोर सीवियर होता है क्रॉप में, ठीक है। कॉमनली इमीडिएटली आफ्टर द रेन, जैसे ही बारिश होती है उसके बाद आपको राइजोक्टोनिया रूट रॉट दिखने लग जाता है रेड ग्राम में। और डिले अगर आप करते हो सोइंग को विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, अगर आप सोइंग को डिले कर देते हो क्रॉपिंग के टाइम में, मतलब रेनी सीजन के टाइम पे अगर आप नहीं इस सोइंग करते हो इस क्रॉप को तो आपको ये इंसिडेंट आप इससे आप अपने प्लांट को रिड्यूस कर देते हो, आप इसका इंसिडेंट आप डिजीज का अपने प्लांट में, ठीक है, राइजोक्टोनिया रूट रॉट का। और इन्फेक्शंस ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट है जैसे वीट है, पक्सिनिया टूटिसाइज इज मोर इन लेट सोइंग क्रॉप, मैंने आपको बताया कि लेट सोइंग क्रॉप में ये इसका इंसिडेंट बहुत मतलब क्या है ज्यादा है अगर आप लेट सोइंग क्रॉप करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो वीट जब आप सोइंग करते हो तो वीट का अर्ली सोइंग क्रॉप आपको हमेशा लेनी चाहिए अगर आपको स्टेम रस्ट, क्योंकि स्टेम रस्ट का जो इंसिडेंट है ना वो जो मार्च से अप्रैल तक का जो टाइमिंग होता है ना उस टाइम पे स्टेम रस्ट का इंसिडेंट ज्यादा हो जाता है। उस टाइम पे टेम्परेचर उसको फेवरेबल एनवायरमेंटल टेम्परेचर मिल जाता है, तो अब जब फेवरेबल उसको एनवायरमेंट मिल जाता है तो उस टाइम पे उसका इंसिडेंट ज्यादा होता है। तो इस वजह से आप अगर जो लेट सोइंग करते हो आप उसमें आपको इंसिडेंट ज्यादा मिलता है। अगर आप अर्ली सोइंग करते हो वीट में तो अर्ली सोइंग में आपको इंसिडेंट नहीं मिलता है स्टेम रट का, आप रिड्यूस कर सकते हैं, एक्चुअली मिलता तो है लेकिन आप उसका इंसिडेंट ही आप रिड्यूस करोगे, क्योंकि जब तक क्रॉप उस स्टेज पे आएगी तब तक आपका जो स्टेमलेस का अफेक्ट है प्लांट में आपको इतना ज्यादा इसका हार्म लार्ज डैमेजेस आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब डिजीज को स्केपिंग वैरायटीज आप यूज कर लो, आप ऐसी रेजिस्टेंस कल्टीवार यूज करो जो रेजिस्टेंस वैरायटीज आप यूज करो जो कि मतलब जो एस्केप करे डिजीज को, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ कैरेक्टर, उनका ग्रोथ कैरेक्टर की वजह से अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है वीट और पी की वो एस्केप करती है डैमेजेस ड्यू टू पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई और ईसाइफी पॉलीगोनाई। मैंने आपको पी का भी एग्जांपल बताया था कि आप जब अर्ली मेच्योरिटी लेते हो वैरायटीज को तो यहाँ पे ये है कि जो डैमेजेस है ना जो होने वाले इन पैथोजेंस की वजह से इसको ये एस्केप कर देती है, ठीक है, इस तरीके से।
फिर आता है कि प्रॉपर सिलेक्शन करना है आपको सीड का और मटेरियल का। मैंने आपको बताया था कि जो सीड है ना, सीड से बहुत ही कम डिजीज ट्रांसफर होती है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव मटेरियल से, प्लांटिंग मटेरियल से। तो जो सिलेक्शन है सीड्स का, सीडलिंग मटेरियल्स का, और जो कि हेल्दी सोर्सेज है, जो वेल इफेक्टिव है, जिनको मैनेज कर सकते हैं डिजीज, जैसे मैनेज डिजीजेस सच एज लूज स्पॉट ऑफ व्हीट हो गया, उस्टिलाइको न्यूडाटिडी हो गया, लूज स्पॉट ऑफ व्हीट, बंची टॉप ऑफ बनाना जो बंची वायरस 1 से है, पनामा विल्ट हो गया, बनाना फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फॉर्मस फिसिस क्यूबेंसिस, एंड जो विप स्मट है शुगर का, उस्टिलाइको सेकेंडाई, ये जितने भी है ना, तो ये इससे क्या हो जाता है, ये आपके लाइक आपको अगर आप प्रॉपर सिलेक्ट करते हो प्लांटिंग मटेरियल्स को, ठीक है, अगर आप आपका प्रॉपर है कि प्लांटिंग मटेरियल्स को आप सही तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे मेजरली ये इफेक्टिव जो हेल्दी सोर्सेज से मतलब आप बचा सकते हो उन अदर मतलब प्लांटिंग उसमें, कि ये इन जो मैंने आपको जितनी भी डिजीजेस बताई है, तो ये डिजीज बेसिकली इसी तरीके से स्प्रेड होती है, तो आप मैनेज कर सकते हो अपने प्लांट्स को, है इस तरीके से। ये न्यूज मट ऑफ वीट है, ठीक है, सीड के थ्रू हो रहा है। बंची टॉप ऑफ बनाना है कि आप वेजिटेटिव उससे प्लांटिंग मटेरियल से ये स्प्रेड हो रहे हैं। शुगर स्मॉट ऑफ शुगर कैन, जो आप वेजिटेटिव आप शुगर कैन को आप वो कर रहे हो, ठीक है, रेटनिंग वगैरह क्रॉप्स की जो हम रेटनिंग वगैरह करते हैं, तो उससे इजीली हो जाता है इस तरीके से। फिर जो पोटैटो सीड सर्टिफिकेशन है या ट्यूबर है इंडेक्स फॉलो करता है ऑब्टेनिंग वायरसेस फ्री डिजीज ट्यूबर। मैं आपको पोटैटो का भी बारे में बताया था, दार्जिलिंग वाला एग्जांपल देखिए, पोटैटो का सीड सर्टिफिकेशन आपको मिलता है कि ट्यूबर जो इंडेक्सिंग करता है कि ये ऑब्टेनिंग कर रहा है वायरस फ्री सीड ट्यूबर को। सिट्रस का भी बताया था कि सिट्रस बर्डवुड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से वो हेल्प करता है, ऑब्टेनिंग करता है वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स को, ठीक है, सिट्रस बर्डवुड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ये। और इसमें बेसिकली जो इनमें इस तरीके से आपको इफेक्टिव देखने के लिए मिलते हैं मेजर्स वगैरह। फिर एक्सक्लूजन्स, आप पैथोजन का एक्सक्लूजन करते हो किसी भी एक ये मेजर्स करता है, प्रिवेंट करता है इनोकुलम को एंट्री करने से, स्टैब्लिशमेंट करने से फील्ड में, एक एरिया में जहाँ पे वो वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जिस एरियाज में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस एरियाज में जहाँ पे ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो वहाँ पे एक्सक्लूजन आपको करना है, ठीक है, इनका पैथोजेंस का। फिर इसके बाद डिफरेंट मेथड्स है जो एक्सक्लूजन्स के, जैसे सीड ट्रीटमेंट हो गया, सीड इंस्पेक्शंस हो गए, सर्टिफिकेशंस, प्लांट क्वारंटाइन, रेगुलेशंस, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स है एक्सक्लूजन्स के, सीड के डिफरेंट मेथड्स जो एक्सक्लूजन्स के, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जो एक्सक्लूजन्स ऑफ पैथोजेंस के केस में। फिर नेक्स्ट वन है कि सीड इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि सीड इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन कर सकते हो एक्सक्लूजन और जो मैंने बताया आपको एक्सक्लूजन्स जो पैथोजेंस का है उसमें। तो सीड सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि जो क्रॉप है ना, तो वो क्रॉप ग्रो करते हो आप सीड पर्पज के लिए, वो इंस्पेक्ट किया जाता है पीरियोडिकली, आप इसको इंस्पेक्शन कर रहे हो उस चीज का। और यहाँ पे क्या होता है कि ताकि जो प्रेजेंस है डिजीज का दैट कैन बी डिसेमिनेटेड बाय द सीड, क्योंकि जो डिजीजेस सीड से डिसेमिनेट होती है, तो उनका आप उनको पीरियोडिकली आप उसको इंस्पेक्शन कर रहे हो, ठीक है, जो डिजीजेस सीड से स्प्रेड होने वाली जो डिजीजेस होती है, और नेसेसरी प्रिकॉशंस वगैरह आप ले रहे हो जब आप रिमूव कर रहे हो डिजीज प्लांट को अर्लियर स्टेज में, ठीक है, नेसेसरी आप वो ले रहे हो, प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे हो, और क्रॉप सर्टिफिकेट एज अ डिजीज फ्री, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये प्रैक्टिस हेल्प करती है प्रिवेंशन ऑफ इंट्रा रीजनल स्प्रेड जो है डिजीज बॉर्न सीड का, उसमें उसमें ये प्रैक्टिस हेल्प करती है प्रिवेंशन करना। और फिर इसके बाद है क्वारंटाइन रेगुलेशन। ये जो प्रैक्टिस है ना जो हेल्प कर रही है आपको प्रिवेंशन करने में, इंटर और इंट्रा रीजनल जो स्प्रेड है सीड बॉर्न डिजीज का, ठीक है, उसमें ही आपको हेल्प कर रही है।
सीड बॉर्न जो डिजीज के थ्रू होता है। अब आती है प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन। जो प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन है ये डिफाइन करती है लीगल रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स जो एग्रीकल्चर और कम्युनिटीज का ये पर्पस है, एक्सक्लूजन करना, प्रिवेंशन, डिले करना, स्प्रेड ऑफ प्लांट जो पेस्ट डिजीज है अनअफेक्टेड एरियाज में, ठीक है, उनको वो रोकती है प्लांट क्वारंटाइन। एक्चुअली बेसिकली प्लांट क्वारंटाइन इससे हेल्पफुल है कि एक उन एरिया से आपको प्रोटेक्ट करना जहाँ पे इनका जो डिस्पर्सल है, स्प्रेड है, वो बहुत ज्यादा हो रखा है, ठीक है। तो उन एरिया से फर्दर एरिया में प्लांट क्वारंटाइन लगा हुआ रहता है। दार्जिलिंग वाले इसमें भी प्लांट क्वारंटाइन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर प्लांट क्वारंटाइन लॉज है, ये पहली बार इनेक्ट किया गया है फ्रांस में 1660 में, ठीक है, फॉलोड बाय डेनमार्क 1903, देन यूएसए 1912। तो सबसे पहले जो प्लांट क्वारंटाइन है वो लगा था फ्रांस में, ओके, ये रिमेम्बर, ये याद रखना कि सबसे पहले प्लांट क्वारंटाइन फ्रांस में लगा था। देन इसके बाद डेनमार्क, फॉलोड बाय डेनमार्क, उसके बाद यूएसए, ओके। फिर ये जो रूल्स है इसमें एम किया जाता है कि रैपिड डिस्ट्रक्शन कर देना, ये इरेडिकेशन कर देना। इन्होंने क्या किया था, रैपिड डिस्ट्रक्शन और इरेडिकेशन किया था बारबेरी बुशेस का, ठीक है, जहाँ पे जिसका अल्टरनेट होस्ट कौन है, पक्सिनिया ग्रैंडिस ट्रिटिफाई अल्टरनेट होस्ट है इसका, ओके। तो इन्होंने इसको इरेडिकेट कर दिया था कि ताकि इसे मतलब इस पैथोजन का स्प्रेड ना हो सके, इसकी साइकिल कंप्लीट ना हो सके, क्योंकि पैराथिस पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई रिक्वायर टू होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। फर्स्ट वन इज wheat and the second one is barley, okay। So in India the quarantine rules and the ये quarantine rules और regulations है वो इशू किए गए डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट DIPA in 1914 में, ओके। 1914 में उन्होंने 1914 में हमने इंडिया में DIPA डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट और पेस्ट एक्ट हमने इशू किया गया था इंडिया में, ठीक है। फिर देन इंडिया में अभी तक इंडिया में ना 16 जो प्लांट क्वारंटाइन स्टेशंस है दैट आर ऑपरेशंस बाय डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन के उसमें है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, ठीक है। 16 प्लांट क्वारंटाइन स्टेशंस है दैट आर ऑपरेशंस बाय डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शंस एंड क्वारंटाइंस। फिर देन प्लांट क्वारंटाइन जो है वो 3 टाइप से किए जाते हैं। एक तो डोमेस्टिक क्वारंटाइन होता है, ओके। डोमेस्टिक जो क्वारंटाइंस है, तो जो डोमेस्टिक 3 टाइप से मतलब प्लांट क्वारंटाइन किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले है डोमेस्टिक क्वारंटाइन। तो नाम से ही जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि डोमेस्टिकली ये जो चीज़ें होती है इसमें क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशंस इश्यूज वो प्रोहिबिट किया जाता है। मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट, जैसे मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट हो रहा है, डिजीज का हो रहा है एंड देयर होस्ट फ्रॉम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंडिया में, उसको हम डोमेस्टिक क्वारंटाइन बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हिमाचल है हमारा, हिमाचल में भी प्लांट क्वारंटाइन लगा था, हिमाचल में प्लांट क्वारंटाइन लगा था कि वहाँ पे जो एप्पल स्कैब डिजीज है, तो वहाँ पे बहुत सारे एप्पल स्कैब डिजीज की वजह से एक बार वहाँ पे प्लांट क्वारंटाइन लगा था कि आप वहाँ से प्लांटिंग मटेरियल कोई और डिस्ट्रिक्ट में नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से और प्लस एक जो फेमस है सैन जोसेफ स्केल जो इंसेक्ट है, उसकी वजह से भी लगा था कि इंडिया में डोमेस्टिक इसमें। तो जैसे ये जो रूल्स और रेगुलेशन से इश्यूज ये प्रोहिबिट किया जाता है कि मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट का भी और डिजीज का भी, ठीक है, दोनों का याद रखना है, इंसेक्ट ऑफ मूवमेंट डिजीज और होस्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में ले जाने के लिए इंडिया में, ठीक है, उसको डोमेस्टिक क्वारंटाइन बोलते हैं। अब डोमेस्टिक क्वारंटाइन इंडिया में एग्जिस्ट करता है 2 पेस्ट पे, एक रूटेड स्केल सैन जोसेफ स्केल, ठीक है, और 3 जो डिजीजेस है, जब बंची टॉप ऑफ बनाना, बनाना मोजैक और वॉट ऑफ पोटैटो, ये इनमें डोमेस्टिक क्वारंटाइन इंडिया में लग रखा है। तो ये जो ये चीज़ है
आप इसको नोट डाउन करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक क्वारंटाइन इंडिया में 2 पेस्ट पे लगा है। पेस्ट की अगर बात करें तो वो 2 है, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट की अगर हम बात करें तो वो 2 है, वो है रूटेड स्केल। एक तो रूटेड स्केल है, एक सैन जॉस स्केल है। जो सैन जॉस स्केल है ये इसका एप्पल वाला है जो, ठीक है, इस पे। और 3 डिजीज पे लगा है, ठीक है, 3 डिजीज पे लगा है। एक तो बंची टॉप बनाना वायरस के थ्रू होता है, बनाना मोजैक वायरस नाम से पता चल रहा है, और तीसरा वाटर पोटैटो वायरस, ये वाटर पोटैटो, ठीक है। तो बंची टॉप ऑफ बनाना के बारे में अगर हम पहले बात करेंगे तो बंची टॉप ऑफ, क्योंकि हम डिजीज के बारे में, हम प्लांट पैथोलॉजी से तो हम डिजीज के बारे में देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी कर रहे हैं। तो बंची टॉप जो बनाना है ये प्रेजेंट है केरला, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ये जो ये एरियाज है ना, यहाँ पे आपको बंची टॉप ऑफ बनाना दिखेगा। और ये किससे ट्रांसपोर्ट होता है? ये म्यूसा स्पीसीज जो होती है ना, म्यूसा स्पीसीज में ये ट्रांसपोर्ट होती है बनाना की। जो म्यूसा स्पीसीज है बनाना की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती है। तो बनाना में जो म्यूसा स्पीसीज में, और एक्सक्लूडिंग जो फ्रूट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द स्टेट टू अदर स्टेट इन इंडिया। इन जो स्टेट्स है ना, इन स्टेट से अदर स्टेट में ले जाने में ये प्रोहिबिशन लगा हुआ है, इन स्टेट से अदर स्टेट में जाने में। जैसे अगर आप केरला से, अगर आप सीडलिंग जो केरला से अगर आप वेजिटेटिव प्लांटिंग मटेरियल लेते हो और वो अगर आप लेके जा रहे हो, उसको ट्रांसफर कर रहे हो तमिलनाडु में, तो ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, ठीक है, कि आप नहीं ले जा सकते हो। ओके, प्रोहिबिशन है। अब जैसे बनाना मोजैक है, बनाना मोजैक कहाँ पे है? महाराष्ट्र और गुजरात में। ये जो बनाना मोजैक है ये महाराष्ट्र और गुजरात के एरियाज में ये ज़्यादा मिलता है आपको देखने के लिए। और प्लस इसका जो ट्रांसपोर्ट है, एक पार्ट ये ट्रांसपोर्ट ये भी होता है कि न्यूक्लियस स्पीसीज से, और इसका एक्सक्लूजन है एक्सक्लूडिंग फ्रूट। और ये जो मतलब ये प्रोहिबिट किया जाता है कि एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में इसको नहीं, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, कि आप इनके मटेरियल्स, इनके जो मटेरियल्स है वो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप नहीं, मतलब ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। फिर थर्ड वन है वॉट ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो वॉट मैंने आपको बताया था कि एंडेमिक है, दार्जिलिंग जो एरियाज है वेस्ट बंगाल का, तो दार्जिलिंग एरियाज जो है वहाँ पे ये एंडेमिक है। तो क्या होता है, जो सीड ट्यूबर है ना, इज नॉट बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू अदर स्टेट। कि आप वेस्ट बंगाल से आप दूसरी जो स्टेट्स है ना, वहाँ पे आप नहीं ले जा सकते। इनका जो सीड ट्यूबर है इनका, और जो मटेरियल है, स्प्लिंग्स है, ये वर्क ना आप इसको नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ये एंडेमिक है, ये दार्जिलिंग एरियाज में वेस्ट बंगाल के, एंड देयरफॉर द सीड ट्यूबर्स आर नॉट टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू अदर स्टेट्स। ओके, सो जैसे ये बनाना मोजैक का आपको बताया मैंने, वाटर पोटैटो भी बताया, ठीक है। बंची टॉप ऑफ बनाना, ये जो 3 डिजीजेस मैंने आपको बताई है, diseases are more important, you should know this state, even though state also you know कि कौन सा स्टेट्स है जहाँ पे ये अफेक्टेड है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ओके, सो इस तरीके से आज हमने डोमेस्टिक क्वारंटाइन का फर्स्ट पार्ट देखा, और नेक्स्ट जो 2 पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि नेक्स्ट जो क्वारंटाइन के 2 मेजर्स है वो कौन कौन से हैं डोमेस्टिक क्वारंटाइन के अलावा। और यहीं पे आज हमने जो प्रिंसिपल्स है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का, ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया है। सो ये चीज़, ये चीज़ है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट 1914, ये याद रखिएगा। इंडिया में मतलब प्री इंडिपेंडेंस के पहले ही से ही हमारे यहाँ ये एक्ट आ चुका था, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद नहीं, प्री इंडिपेंडेंस के पहले ही आ चुका था ये हमारे यहाँ, ठीक है। और हमारे यहाँ 16 रीजनल 16 प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन है, ये भी याद रखिएगा। फूड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में है, जो डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन और क्वारंटाइन ऑपरेट करता है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमारा फर्स्ट जो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच।